खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अखिलेश और राहुल गांधी की नई नई दोस्ती समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह को रह रहकर तड़पा रही है। सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। मुलायम ने समाजवादी पार्टी के अपने टिकट कटने से भन्नाए तमाम समर्थकों से उन 105 सीटों पर लड़ने की अपील कर दी है जहां से अखिलेश ने कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े किए हैं। लखनऊ में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो के फौरन बाद ही मुलायम ने दिल्ली से बड़ा झटका देते हुए यह साफ कर दिया था कि वो गठबंधन के खिलाफ हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बाकायदा अपील करने जा रहे हैं कि इस गठबंधन का विरोध करें। अब मुलायम कह रहे हैं कि अखिलेश ने उनकी इच्छा के खिलाफ कांग्रेस के साथ समझौता किया है, जबकि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को पीछे ले जाने का काम किया जिसका वो लगातार विरोध करते रहे। बड़ा सवाल यह है कि क्या गठबंधन पर इतने सख्त मुलायम अखिलेश की जीत के लिए आज सबसे बड़े रोड़ा बन गए। इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए कि मुलायम सिंह यादव के इस बयान के सामने आने के बाद क्या रहा तमाम पार्टियों का रिएक्शन। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी बहस। और कांग्रेस के चुनावी समझौते के मैं खिलाफ हूं। लगातार कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया, वो उसी की वजह से हमारा देश पिछड़ गया। अब एक ड्रामा है, सत्ता के लिए ड्रामा है। इसमें यूपी की जनता की चिंता कहीं भी नहीं है। ना विकास की बात हो रही है, ना बात हो रही है कि यूपी विकासहीन क्यों रहा है इतने सालों से। यह बात नहीं हो रही कि गुंडा राज क्यों वहां रहा है, भ्रष्टाचार क्यों इतना बड़ा है। सिर्फ सत्ता और सत्ता की बात हो रही है। और अगर कांग्रेस पार्टी अगर जुड़ रही है तो बड़ा प्रश्न उठता है कि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी जी कह रहे थे कि यूपी का बेहाल हो गया है, तो क्या ये मिलकर बेहाली बढ़ाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ? राजनीति में मतभेदों का उचित स्थान होता है। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ही आशीर्वाद दिया है अखिलेश यादव जी को। राजतिलक अखिलेश यादव जी का श्री मुलायम सिंह यादव जी ने ही किया और उन्होंने ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। आज की डेट में जब उन्होंने वो पार्टी सौंप दी है, तब उनके भीतर अगर कोई बात अखिलेश यादव जी एक नेता बनकर के निर्णय ले रहे हैं तो पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को मुलायम सिंह जी समेत उसका सम्मान करना चाहिए। ये मेरा निजी मत है और यही मेरी कहीं न कहीं एक सलाह भी है। दो राजनीतिक दल एक स्टेज पर हैं, दो नेता एक साथ हैं तो फायदा ही होगा, नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल बात 2017 की नहीं है, बात 2017 से 2019 तक के सफर को तय करने की है ताकि देश को फाशिस्ट रास्ते पर जाने से रोका जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस रिजर्वेशन ख़त्म करना चाहती है। पिछड़ों और दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म करने के लिए भागवत जी ने भी कहा, आरएसएस प्रमुख ने बिहार चुनाव से पहले कहा, बिहार के नतीजे देख लिए आपने। अब जब यूपी का चुनाव आया तो उन्होंने फिर अपने इस अज़्म को दोहराया। इसका मतलब ये हुआ कि आरएसएस पै दर पै घाटा तो उठाने को तैयार है लेकिन अपनी मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं है। बापू की हत्या का इल्ज़ाम जिन पर हो उनसे ये उम्मीद करना कि वो लोकतंत्र के साथ होंगे, वो संविधान के साथ होंगे, ये लोगों की नादानी है, बेवकूफ़ी है। तो क्या सख्त मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव की जीत के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गए? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुलेमान मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। प्रोफेसर देवराज सिंह जो कि दलित थिंकर हैं वो हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। और अनिल यादव साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस में हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही साथ रामेश्वर पांडे साहब का भी हम रुख करेंगे जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी भी राय इस बहस में बहुत जरूरी रहेगी। सबसे पहला सवाल अनिल यादव जी, क्या आपको लगता है कि घर में ही सबसे बड़ा खतरा है अखिलेश की जीत पर? आज जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वो मुलायम सिंह यादव खुद बन गए। अब तो बाकायदा वो कह रहे हैं कि 105 सीटों पर जहां कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे वहां वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है, जो माननीय नेताजी ने जो स्टेटमेंट दी है मैं उसी पे जाता हूं।
माननीय नेताजी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इतनी सक्षम थी कि अपने आप समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी दोहराया कि हम लोग इतने सक्षम हैं क्योंकि पिछले 5 सालों में हमने इतने काम किए हैं नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, चाहे लैपटॉप बांटने की योजना से ले लीजिए, चाहे मेट्रो बनाने की योजना से ले लीजिए, चाहे देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना से ले लीजिए, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 सेवा ले लीजिए, चाहे 50 लाख महिलाओं को जो पेंशन योजना मिल रही है उससे ले लीजिए। किसी भी तरह से आप देखेंगे तो हर वर्ग के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया है। तो ये बात नेताजी भी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सक्षम है अपने आप सरकार बनाने पे। पर क्योंकि कांग्रेस का साथ मिल जाएगा तो हम लोग ये अश्योर करते हैं कि 300 से ज्यादा सीटें हम इस चुनाव में जीतेंगे। तो मैं समझता हूं कि आधी बात तो जो नेताजी ने कही वही मुख्यमंत्री जी ने भी कही। और रही बात चुनाव लड़वाने की और सीटों पे, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़ा फर्क तो यही है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है ना कि मुलायम सिंह यादव इस गठबंधन के खिलाफ है। समीर जी, वो कह रहे हैं गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था, गलत हुआ है। मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए जी। उन्होंने ये कहा कि जब समाजवादी पार्टी सक्षम है सरकार बनाने में तो कांग्रेस से गठबंधन की क्या जरूरत थी, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि जो नेताजी ने कहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से नेताजी से बात करेंगे और पार्टी हित में जो होगा वही निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें इतने बौखलाहट की जरूरत नहीं है। जो मैं देख रहा था विभिन्न पार्टियों के लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए। आज मुद्दा विकास का है। लोग ये चाह रहे हैं कि उनका विकास हो, उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो, उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले। ठीक है, मतलब मुलायम सिंह यादव नाराज होते हैं तो होते रहे, उनकी नाराजगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, अब ये अपने आप ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब आप डालेंगे, अब स्ट्रेटेजी क्या होगी? अब तो मुलायम सिंह यादव कांग्रेस पार्टी के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ अपने समर्थकों को खड़ा करने जा रहे हैं। अभी तक आप कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद है दोनों पर, राहुल गांधी पर भी और अखिलेश यादव पर भी आशीर्वाद गया, अब क्या होगा? देखिए समीर साहब, मैं तो आपकी बड़ी कदर करता हूं और मैं इसलिए आपकी कदर करता हूं क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतरीन एक सहाफ़ी मानता हूं, इसीलिए आपकी इतनी कदर करता हूं जी। खैर आप भी बंधे हुए हैं अपनी जॉब प्रोफाइल से, लेकिन मैं आपके ज़रिए से ये गुजारिश करूंगा कि एक दिन आप प्रोग्राम ये भी चलाएं, जैसे आपने मुलायम सिंह यादव जी का ये स्टेटमेंट चलाया कि जिस तरह से भाजपा में भारतीय जनता पार्टी में जूता लात चल रही है, उस पर भी एक दिन आप प्रोग्राम चलाएं, तो फिर बड़ा बैलेंस होगा इलेक्शन। क्योंकि ये तो बहुत ही मामूली बात है जो आपने आज जिस पे डिबेट चलाई है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ईटीवी पर चली हैं इस बाबत। मैं बात अपनी कह लूं कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन आज बीजेपी की बात मत कीजिए, आज आप अपनी बात कीजिए। अच्छा, वो भी करूंगा क्योंकि बीजेपी में किस तरह से लल्लू सिंह जो फैजाबाद से एमपी है उनको बांध के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मारा। देखिए आप फिर पहुंच गए केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष को किस तरह से बहुत मायूब बातें कही गई। ये पूछ रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव के उम्मीदवारों का सामना कैसे करेंगे आप? आपकी मैं लिमिटेशन समझता हूं, लेकिन आपके जरिए से ये गुजारिश कर रहा हूं। मैं भी आपकी लिमिटेशन समझ रहा हूं। नहीं, मैं उसका तो जवाब दूंगा आपको इस वक्त अपनी पार्टी को डिफेंड करना। मैं आपकी बात का जवाब होगा क्या? आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी बात पूरी हो जाए। अच्छा चलिए, पहले आपकी बात का जवाब जी ठीक है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी का जहां तक ताल्लुक है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है, सबसे वरिष्ठ नेता है, 50 साल का राजनीतिक जीवन है और मुल्क में बड़े नेताओं में बड़े नेताओं में माने जाते हैं। मार्गदर्शन मंडल में वो चले गए हैं क्योंकि उम्र दराज हो गए वो। और ये भाई एक तो सबसे पहली बात ये बीजेपी वाला फॉर्मूला अपना लिया ना आप लोगों ने। भाई आप तो जैसे लालकृष्ण आडवाणी चले गए मार्गदर्शक मंडल में, अब वो मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन उनके बताए रास्ते पर कोई चलेगा नहीं। चलिए, अब एक बात मैं आपसे उसके बाद कह दूं। वैसे तो आई एम नॉट होल्डिंग द ब्रीफ फॉर समाजवादी पार्टी जी, उनके प्रवक्ता यहाँ पर हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है मुलायम सिंह यादव के कैंडिडेट्स का सामना करने की? एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और कर लूं, मुझे इंटरजेक्ट मत करिए, अब आप बात करिए। ठीक है, अब अपनी बात तो पूरी कीजिए। मैं वो पूरी करना चाह रहा हूँ। तो वो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर है, समाजवादी पार्टी इस पे जवाब देगी, ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने फौरन ही आज स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने ये कहा है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे अलायंस का भी चेहरा अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि माननीय नेताजी का, उनके पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ है और वो कैंपेन करेंगे।
तो ये एक बहुत मामूली बात है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी। हाँ। और मैं समझता हूं इससे ज्यादा बहुत गंभीर और सीरियस बात यह है कि लल्लू सिंह उनके सांसद हैं फैजाबाद से, उन्हें कार्यकर्ताओं ने बांध के मारा। केशव प्रसाद मौर्य को बहुत मायूब बातें उल्टी सीधी कही गई, जिनको टिकट नहीं मिला उनकी गाड़ी के आगे 2 विधायकी के दावेदार टिकट के गाड़ी के आगे लेट गए। ठीक है। योगी आदित्यनाथ ने पैरेलल कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं उनकी हिंदू युवा वाहिनी पूरे ईस्टर्न यूपी में 60 सीटों पे। ये और बड़ी सीरियस और गंभीर बात है। तो भाजपा में मना लिया गया है, भाजपा में जो जूता लात चल रही है उसमें भी चलाई है। ठीक है। अश्विनी उपाध्याय साहब, क्या आपको लगता है कि मुलायम सिंह यादव आप लोगों का काम आसान कर रहे हैं? समीर, पहली बात तो मैं आपका जवाब दूं, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब आपके ऊपर भरोसा नहीं रह गया, मीडिया के ऊपर उनको भरोसा नहीं रह गया। इसलिए कांग्रेस अब ये कह रही है मीडिया को क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, आपको डिक्टेट किया जा रहा है। बस इतना मुझे कहना हो ज्यादा नहीं। ना डिक्टेट नहीं। देखिए आप सुनिए, मैंने कहा गुजारिश आपके जरिए से गुजारिश करूंगा। थोड़ी सी उर्दू हम जानते हैं, उर्दू का चैनल है, थोड़ी बोल लेते हैं हम। आपके जरिए से, समीर साहब के जरिए से गुजारिश करूंगा चैनल से, और ये भी मैंने कहा कि आपकी हदें हैं। मैं आपको सुन रहा था, आपसे गुजारिश अश्विनी कराऊंगा। जी, इस तरह के आरोप ना अब बहुत आम हो गए। उपाध्याय साहब, डिक्टेशन वो होता है, अगर कांग्रेस पार्टी से डिक्टेशन वो होता है जो केंद्र की सरकार कर रही है लोगों के ऊपर। बीजेपी से पूछ लो सवाल तो हमारा काम है सवाल पूछना, हम तो पूछते रहेंगे। आप हम पर चाहे जितने आरोप लगा सुलेमान भाई, ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप होती है जैसे डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, मैं आपको ध्यान से सुन अश्विनी रहा जी था। जवाब दे दीजिए। सुलेमान जी देखिए, मेरा निवेदन है, मैं जब लोग बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, इसलिए मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर जो जवाब देना दे। तो जो दर्शक है उनको सुनने में मजा आएगा, वो एक कंसीव भी करेंगे वो कौन सही कह रहा है कौन गलत कर रहा है। प्लीज। और खासतौर पर सुलेमान तो मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिलते रहते हैं यार, आप तो वकील हो, आप थोड़ा ठीक से कम से कम प्रोटोकॉल फॉलो करो आप। मेरा समीर ये कहना है, यूपी में जो स्थिति है, अभी क्या हुआ, सपा और कांग्रेस का मिलन हो गया। एक दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी, मैं भारत की नहीं, मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया में किसी एक पार्टी ने पिछले 10 साल में जितना नहीं लूटा होगा जितना कांग्रेस ने सेंट्रल में 2004 से 2014 के बीच में लूटा। और भारत के अंदर अगर प्रदेशों में देखें तो जो सबसे महाभ्रष्ट पार्टी है वो प्रदेश वाइज वो है आपकी सपा। और केवल लूटती नहीं है, खनन घोटाला नहीं करती, बाकी जमीनों पे कब्जा करती है, गरीबों के जमीन कब्जा करती है और सरकारी जमीन कब्जा करती है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, और आपके लिए मैं ब्रेकिंग न्यूज भी दे रहा हूं। जिसको इन्होंने कहा था मथुरा का जवाहर बाग राम वृक्ष मारा गया, वो राम वृक्ष जिंदा है। पुलिस हाईकोर्ट, यूपी सरकार हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पा रही है, कोई सबूत नहीं दे पा रही कि राम वृक्ष मर गया है। मैं अभी 6 तारीख को फैसला आएगा, आप देखिएगा क्या बढ़िया फैसला आता है। बिल्कुल अश्विनी जी, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, पता है मुझे, उसको छिपा रखा है, ऐसी खबरें हैं। इसलिए इसलिए बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, ये साबित नहीं कर पा रहे कि इन्होंने राम वृक्ष को कहां छिपाया, अब उसी की जांच होनी बाकी है। तो मेरा ये कहना है, तो जांच का विषय है कि राम वृक्ष जिंदा है या नहीं, लेकिन ऐसी खबरें हैं। ठीक है, बसपा के भ्रष्टाचार, अनर्गल बयानबाजी करेंगे, भ्रष्टाचार, अगर आप अनर्गल बयानबाजी करेंगे तो फिर बीच में हमें बोलना पड़ेगा और फिर आप कहेंगे कि डिबेट खराब हो रही है। जब आप भ्रष्टाचार की बात कर ही रहे हैं तो एक बार व्यापम का भी जिक्र कर दीजिए। एक मिनट, ऐसे चर्चा भटक जाएगी। अश्विनी जी, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आपने इतने सारे आरोप लगा दिए। मैं कर देता हूं, बिल्कुल मैं कर देता हूं। नहीं उनके पास ये मुलायम सिंह यादव का बयान आपके लिए फायदेमंद है? आप ये बताओ, इसका फायदा होगा आपको? जहां तक देखिए मैं बताऊं, पिछले 2 महीने से इनका आपस में लठबंधन चलता रहा। ये नूरा कुश्ती का खेल खेलते रहे कि जो गायत्री प्रजापति का खनन घोटाला डाइवर्ट हो जाए, कैराना का पलायन डाइवर्ट हो जाए, मथुरा का जवाहर बाग डाइवर्ट हो जाए, आजमगढ़ डाइवर्ट हो जाए, बुलंदशहर का रेप कांड डाइवर्ट हो जाए। और हालत यह है समीर, यूपी में आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आप किसी गांव में जाके पता करिए, गांव का आदमी जाता है जब थाने में, उससे पूछा जाता है तुम्हारी जाति क्या है, अगर वो जाति विशेष का नहीं है उसको एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती। हालत ये हो गई यूपी में। इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए गांव के आदमी से, लेकिन ये जो सलाह आप आज समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, ये आप अपने नेताओं को देने के लिए तैयार हैं? आपने सुना राणा साहब का बयान आज, वो कह रहे हैं बीजेपी जीत के आई तो हम देवबंद में, मुरादाबाद में कर्फ्यू लगवा देंगे। नहीं,
नहीं, इस बात का जवाब FIR दर्ज हो गई उनके खिलाफ। समीर, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के, हाँ सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक, मुझे लगता है कहते नहीं, चावल का एक दाना अपने आप बता देता है वास्तव में क्या कैसा चावल है। ये जो बुंदेलखंड है ना, ये बुंदेलखंड का आधा पार्ट MP में पड़ता है, आधा पार्ट यूपी में पड़ता है। जो पार्ट बुंदेलखंड का यूपी में पड़ता है, की बात का जवाब दीजिए। बेगारी है, वहां पे चोरी है, वहां पे लोग भूखे हैं, वहां परेशान है। सुरेश राणा जी मुद्दे पर आइए ना, आपने जातिवाद का जिक्र किया, जातिवाद का जिक्र किया यूपी में, तो उसमें तो आपके नेता भी अपना योगदान दे रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। सुरेश राणा जी की बात बताइए ना, उन्होंने क्यों कहा ऐसा? सबके पास अपनी मंशा साफ कीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, सांप्रदायिकता की आप राजनीति कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे ही आप राम मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया कि 1 साल में हम मंदिर बना देंगे। जो मामला उच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में है। ठीक है, यादव जी, सारे मेहमानों को मैं शामिल कर दूं। रामेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ से। पांडे जी, आपको क्या लगता है मुलायम सिंह यादव के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या चाहते हैं वो, और कितना बड़ा डेंट लगाना चाहते हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को अपने इस बयान के जरिए? देखिए, मुलायम सिंह यादव अपने बयान से कब पलट जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। जहां तक गठबंधन की बात है, मुलायम सिंह यादव की सहमति से बिहार में गठबंधन हुआ था, जिसमें कांग्रेस एक पार्ट थी। वो आखिरी समय में वो गठबंधन उन्होंने तोड़ा और यहां आकर लखनऊ में बयान दिया कि ये राम गोपाल थे जिसके कारण मुझे गठबंधन तोड़ना पड़ा। बहुत ऐन मौकों पर उन्होंने कांग्रेस को, आप याद कीजिए कि जब अमेरिका से परमाणु समझौता था तो बहुत क्रिटिकल समय में मुलायम ने कांग्रेस की मदद की थी। गठबंधन से उनको कभी एतराज नहीं रहा। जब वो कांग्रेस से अलग होते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि मैं गैर कांग्रेस गैर भाजपा व्यापक मोर्चा बनाने के पक्ष में हूं। लेकिन अतीत में देख लीजिए, बिहार इसका उदाहरण है। यहाँ दिक्कत क्या है कि मुलायम अब एक हारे हुए खिलाड़ी मामला था। पांडे जी, जितनी सारी बातें हुई है, आज से नहीं कांग्रेस गठबंधन की बात चल रही है। हाँ, आज से ये बात नहीं चल रही है। ये मुलायम सिंह जी की जानकारी में था जब कांग्रेस से बात चल रही थी और उनकी कोई नहीं, रामेश्वर जी, तो आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब क्या सीरियसली लिया ना जाए मुलायम सिंह यादव के बयानों को? अब क्योंकि पार्टी अखिलेश यादव की है, इसलिए अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव के कोई मायने नहीं है अब। मुलायम सिंह यादव के मायने हैं। वो इसलिए वो मायने हैं कि वो अभी भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हम जीतेंगे, आशीर्वाद से ही लड़ेंगे। और मुझे जहां तक लगता है कि मुलायम सिंह यादव प्रचार भी करेंगे। आज इकोनॉमिक टाइम्स से खबर है, इस बयान से अलग जो बाइट दिया है वो भी मुलायम ने दिया है, अपनी बात से बदले हैं। और कहीं यह भी है कि वो प्रचार भी करेंगे। मुलायम सिंह एक हताशा भरे, जब उन्हें लगता है कि अंबिका चौधरी बसपा में चले गए तो उन्हें दुख होता है। जब उन्हें लगता है कि नारद राय चले गए तो उन्हें दुख होता है। जब कोई पूछता है तो वो बयान देते हैं, उसके बाद वो बैठकर रणनीति विचार कर रहे हैं वो करेंगे क्या। अखिलेश यादव को छोड़ के जा नहीं सकते और अपनी पीड़ा पत्रकारों के सामने कह देते हैं। यही मुलायम सिंह है जिन्होंने कहा अभी सार्वजनिक तौर पर कि लेकिन पीड़ा में तो है ना प्रोफेसर देवराज सिंह, गोपाल के कहने जो मुलायम सिंह यादव का बयान है वो ये तो जाहिर कर रहा है ना कि वो पीड़ा में है। जो हो रहा है उस पर उनकी सहमति नहीं है, उस पर उनको काफी दुख है। वो नहीं चाहते थे कि गठबंधन हो कांग्रेस पार्टी के साथ। उन्होंने कभी खुद, जब तक उनके हाथ में सब कुछ था, उन्होंने गठबंधन नहीं किया कांग्रेस पार्टी से, और वो चाहते थे कि आगे भी ऐसा ही रहे, अखिलेश भी गठबंधन ना करे। लेकिन बेटे ने उनकी बात मानी नहीं। इसकी तड़प तो है ही ना उनके बयान में। देखिए, थोड़ा हम इतिहास में पीछे लौटे और देखें कि मुलायम सिंह जी ने जो राजनीति स्टार्ट की थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी। हाँ। तो कभी मुलायम सिंह जी कभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। हाँ। मजबूरी बस जब यूपी में बीजेपी की बात आती है या सेंटर में बीजेपी की बात आती है तो उस घबराहट में ये लोग अलायंस बनाते हैं। हाँ। और यूपी का ये इतिहास रहा है कि अभी तक जो भी अलायंस हुए हैं, कांग्रेस ने 93 में
सबसे पहला अलाइन हुआ था, अगर हम देखें 90 के बाद बीएसपी और समाजवादी पार्टी का जी 93 में, हाँ, मेजोरिटी पे नहीं पहुंच पाए दोनों। उसके बाद कांग्रेस और बीएसपी का रहा 96 में, उसमें भी कांग्रेस 50 तक नहीं पहुंच पाई, मेजोरिटी में नहीं पहुंच पाए। और फिर अब हो रहा है सपा और कांग्रेस का गठबंधन, तो उसमें भी कोई ज्यादा गुल नहीं खिलने वाला है, क्योंकि जो आधार है वोट बैंक, समाजवादी पार्टी का अपना आधार है, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत ही कम होता जा रहा है। और उसमें जो आज कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो केवल 8% के आसपास रुक रहा है 1990 से लेकर अब तक के दौर को अगर हम देखें। अब जैसे जैसे किसी के साथ अलाइन होता है तो 2% वोट बढ़ जाता है, 11 तक पहुंच जाता है, 12 तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा है अभी तक। ठीक है, तो इस घटा बढ़ा में अब जो बचा हुआ जो वोट बैंक है, अब सापा के साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो सापा का जो वोट बैंक है और कांग्रेस का वोट बैंक है वो एक दूसरे में मर्ज होने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसके साथ कुछ दलित वोट बैंक जुड़ा हुआ है, और रही बात कुछ सवर्ण वोट आता है, तो वो वोट बैंक भी सापा की तरफ नहीं जाता हुआ दिखता है। तो ये जो स्थिति है, लेकिन ये जो मुलायम सिंह यादव जो डेंट लगा रहे हैं जी, इसका खमियाजा जो है वो जाहिर है इस गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। फायदा किसको होता नजर आ रहा है, मायावती की बीएसपी को या फिर बीजेपी को? देखिए इसमें इन दोनों को फायदा होने वाला है। हाँ, बीजेपी और बीएसपी को फायदा होने वाला है। अच्छा। क्योंकि सवर्ण जो वोट बैंक है उधर भटकेगा और दलित वोट बैंक है वो दोनों में जाने की कोशिश करेगा। तो ये इसमें मुझे ठीक है, ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर मुलायम सिंह यादव अपने बेटे की राह में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बन गए हैं और क्या अखिलेश की जीत का सबसे बड़ा खतरा वही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। क्या मुलायम सिंह यादव का गठबंधन के लिए सख्त रुख अखिलेश की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका है? हमारा आज का सवाल। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनिल यादव जी, अब इस गठबंधन के बाद हुआ क्या? जो 105 सीटें आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दी, 5 साल से दरअसल समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पर काम कर रहे थे और मुलायम सिंह यादव यही तो कह रहे हैं कि वो तमाम लोग नाराज हैं और उनके पास अपनी नाराजगी को दूर करने का कोई जरिया ही नहीं बचा है, कोई जरिया छोड़ा ही नहीं अखिलेश यादव ने, इसलिए उनको मजबूरन चुनाव में उतरना पड़ेगा। समीर जी, पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पर पहले मैं जो अश्वनी जी बैठे हैं भाजपा से, पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब आपने सुरेश राणा जी की बात करी तो इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट करके बुंदेलखंड की बात करने लगे। जहां सांप्रदायिकता की बात हुई, जहां इनके नेताओं के बड़बोलेपन वाले बयान आपने गिनवाने शुरू किए, वहां इन्होंने मुद्दा डाइवर्ट करके बुंदेलखंड की, जहां जबकि इस बात से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई हाँ, हम वाकई में जो भाईचारा है उत्तर प्रदेश में वो खत्म करना चाहते हैं, हम वाकई में इस प्रदेश को जलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इनके, मेरी बात अब अश्वनी मेरी, लेकिन यादव जी आप मेरी काम कर रहे हैं ना, मेरी बात तो सुनिए। आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। समीर जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपने सबको बहुत टाइम दिया, मुझे भी थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब भ्रष्टाचार से शुरू करता हूं मैं। व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में, क्या भाजपा की सरकार वहां नहीं है? 100 से ज्यादा लोग, नहीं, मुझे भ्रष्टाचार की, मेरी बात सुनिए यादव जी, कोई इल्जाम जब हम पे लगेगा हमें जवाब तो देने दीजिए। हाँ, तो इल्जाम का जवाब दीजिए। नहीं तो मैं बता रहा हूं, मैं उन्हें बता रहा हूं, उन्होंने पलायन की बात करी, पलायन वाकई में आपने रोक दिया है इस डीमोनेटाइजेशन से। जो उत्तर प्रदेश का बेटा बाहर कहीं और दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहा था, डीमोनेटाइजेशन से आपने उसे घर लाके बिठा दिया है। और रही बात गरीबों की, जो आइए गरीबों की बात कर रहे थे, मैं बता दूं कई ऐसे 100 से ज्यादा ऐसे नौजवान हैं या ऐसे लोग हैं जो इस डीमोनेटाइजेशन के चलते जिन्होंने अपनी जान खो दी। आप उस परिवार यादव जी, नहीं, इन्होंने गरीबों की बात करी। यादव जी, सवाल मेरा क्या था, आप जवाब क्या दे रहे हैं? समीर जी, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूं। अब मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखिए, ये लड़ाई किसी पार्टी विशेष की नहीं है, ये एक बड़ी लड़ाई है, उत्तर प्रदेश के विकास की लड़ाई है और सांप्रदायिक ताकतों से लड़ाई है। तो थोड़ा बहुत अगर किसी को थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं तो वो सहनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा विजन बड़ा है। अगर हम, मतलब मुलायम सिंह यादव की दिक्कत अब
आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। अभी आप कह रहे थे कार्यकर्ताओं की दिक्कत, अभी आप भी अपनी बात चेंज कर रहे हैं। नहीं, मुलायम सिंह यादव को ही तो दिक्कत है, वो खुलेआम कह रहे हैं भाई, अभी आप वो खुलेआम कह रहे हैं कि 105 सीटों पर मैं अपने उम्मीदवार लड़वाऊंगा। क्वेश्चन था कि उन कार्यकर्ताओं का क्या हो। देखिए, जब हमारी पार्टी, मैंने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपने कहा कि उन कार्यकर्ताओं का क्या हो, मैं उसी पे कह रहा हूं। हाँ, ये बड़ी लड़ाई है, ये इन सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये जरूरी है कि अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज हमें करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। और ये जो अलायंस हुआ है, ये इसी बात के लिए हुआ है कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें लाके उस भाजपा पार्टी का सुपड़ा ही उत्तर प्रदेश से साफ कर दिया जाए। ना इनके नेता कुछ बनेंगे, ना ये विधायक बनेंगे, ना ये बयान देंगे। मतलब मुलायम सिंह यादव के जो 105 कैंडिडेट उतरेंगे आपके गठबंधन के खिलाफ, नहीं उतरेंगे। उससे पहले मैंने पहले भी बताया, नहीं उतरेंगे। ये छोटी, ये बहुत ही, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। मैंने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री जी बात करेंगे उनसे और सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, मैं तो सुलेमान जी सॉर्ट आउट हो जाएंगी सारी चीजें। देखिए, या फिर आप लोगों ने तैयारी कर ली है कि भाई मुलायम सिंह यादव के जो कैंडिडेट हैं उनका सामना करेंगे। आप अपनी बढ़िया डिबेट चलाइए, अच्छा टॉपिक है, मसाला आप कह लिए, 2-4 दिन में ही साफ हो जाएगा। लेकिन हम आपसे आज आपको एश्योर करके जा रहे हैं, समाजवादी के मित्र भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता यादव साहब, अनिल यादव जी हमारे साथ हैं, और हम और ये दोनों मिलके एश्योर करके जा रहे हैं कि ये बहुत मामूली बात है, खत्म हो जाएगी। आप आज के लिए आपके पास अच्छा मसाला है, चलाइए। मैं अश्विनी जी की बात, ऐसे ही कह रहे थे कि उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, मुलायम सिंह यादव मान जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे। वो उन्होंने साफ मीडिया में बयान दे दिया कि गठबंधन के खिलाफ। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, आशीर्वाद है, और वो इसीलिए कैंपेन कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम क्या है, कल जिस तरह से अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और रोड शो हुआ, और जो एक केमिस्ट्री दोनों बड़े लीडर्स जो अपनी पार्टी के हैं, उन दोनों लीडर्स की जो केमिस्ट्री दिखी, तो पूरे प्रदेश में हलचल है। भाजपा तो इतनी घबराई हुई है इस गठबंधन से कि विकास भूल गए, डिमोनेटाइजेशन भूल गए, सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए, सब भूल के अब इन्हें फिर राम याद आ गए। 28 साल हो गए कि राम मंदिर बनेगा, ठीक है, अब 14वीं बार मैनिफेस्टो में आया है 28 साल में कि राम मंदिर वहीं बनेगा। तो भाई फिर आप ये बात, हाँ, अरे भाई संवैधानिक तरीके से तो हो गई, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, बिना उस फैसले के तो बनेगा नहीं। अश्विनी जी, दूसरी एक बात और समीर, हाँ, जल्दी से मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब कोई मुद्दा नहीं बचता है, जब भाजपा को समझ में आ जाता है हम बुरी तरह हार रहे हैं, तो फिर इन्हें राम याद आते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब बातें, क्या वाकई ऐसा है जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दो बड़े चेहरे इस वक्त यूपी में सबसे बड़ा विषय बने हुए हैं चर्चा का, क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी ने इसी डर में अब राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर हवा देनी शुरू की है इस मुद्दे को, क्या ऐसा है? नहीं समीर, मुझे तीनों लोगों को जवाब देना और आपको जवाब देना, मुझे लगता है थोड़ा टाइम हमें ज्यादा दीजिएगा। पहली बात तो मैं बताऊं, ये कोई सिद्धांतों का, ये कोई कंप्रोमाइज, ये सिद्धांतों का कोई गठजोड़ नहीं हुआ है। ये दो वंशवादी पार्टियां, दो परिवारवादी पार्टियां, सपा का मतलब मुलायम सिंह का परिवार की लिस्ट दूंगा आपको भाजपा में, ये परिवार की लिस्ट दे दूंगा, परिवार की बात मत करना आप। सुलेमान, उनकी बात वसुंधरा राजे सिंधिया की बात नहीं सुनूंगा मैं उनकी बात, ठीक है। और तमाम पूरे आपके यहाँ पूरी सुलेमान क्या नाम है उनका, ठीक है, हमारे पास लिस्ट है, एमओएस फाइनेंस है, वो किसके बेटे हैं? बिल्कुल लिस्ट है, अब तो पूरी लिस्ट है भाजपा की। किसी को कुछ बताने की जरूरत है क्या? किसी को कुछ बताने की जरूरत है क्या? छत्तीसगढ़ में व्यापम स्कैम, ठीक है, दोनों मध्य प्रदेश में व्यापम स्कैम, छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कैम, मेरे पास लिस्ट है आपके स्कैमों की, बताने के लिए भ्रष्ट पार्टी है ये, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन करके लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा आपने उनकी जेबों से निकाल लिया, ठीक है। और आज आप यहाँ पर लेक्चर देते हैं। सुलेमान जी प्लीज, आपसे दरख्वास्त, भाजपा के लोगों से दरख्वास्त है, भाजपा के कैंडिडेट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नोटबंदी का मुद्दा को बनाए, इसको चुनाव में लेके उतरे। ये तो तय करेगी ना बीजेपी, काम किया मोदी जी ने, ठीक है, सब पता चलेगा स्वागत इनका कैसे होगा। ठीक है, एक मिनट अश्विनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बहस नहीं होती प्लीज, अगर आप ऐसे इनको बुलाना था, मुझे मत बुलाइए। अगर जो आदमी, मेरा सभी निवेदन है, एक मिनट, कल जो इन लोगों, अश्विनी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सुलेमान साहब सुन रहे हैं, विजुअल है जी, कल जो रोड शो निकला आपके पास विजुअल है, एक बार उस विजुअल को जरा दर्शकों को दिखा दीजिए। अगर समाजवादी पार्टी कहती है हमारा विकास बोलता है, विकास अपने आप दिखता है, जरा वो दिखा दीजिए कि कैसी गलियों में कैसे तारों का गुच्छा बना हुआ था, कैसे दोनों नेता ऊपर नीचे करते हुए तारों के बीच से गए।
भैया लखनऊ का, भैया 2 बार आपकी भी सरकार रही है यूपी में, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, आपने बात तो पूरी कर ली, सुन लीजिए। ये वहां बिजली के प्लीज जी प्लीज प्लीज ऐसी असभ्यता प्लीज ऐसे आप अगर ऐसी जगह पे जो यूपी में लखनऊ में भी लखनऊ का दिल जहां इमामबाड़े से होके सही बात है, सही बात है। आपकी 2 बार सरकार रही है, मुख्यमंत्री रहे आप, पूरे प्रदेश में क्या किया ये दिखता है। आप एक बार विजुअल दिखाइए जरा, मैं आपसे निवेदन करता हूं एक बार विजुअल दिखाइए इनको, विकास अपने आप दिख जाएगा क्या विकास किया। अरे 2.5 साल में मोदी जी ने क्या किया भाई? आप विकास के मॉडल पे आए थे, 2 करोड़ नौकरी 1 साल में आपने वादा किया था, वो नौकरी दी आपने नौजवानों को, 2.5 साल में 5 करोड़ नौकरी दी, 100 दिन में 15 लाख रुपए देने का वादा किया था आपने हर भारतीय से, किसे मिले 15 लाख रुपए? और जो मेहनत की कमाई थी वो तक आपने उनकी जेबों से निकाल लिया। जो इन्होंने कोयला घोटाला करके लूटा वो सारा बेकार हो गया। आपकी सरकारों में कोयले घोटाले के ब्लॉक अलॉट हुए हैं, कोयले घोटाले में भाजपा की सरकारों में स्टेट गवर्नमेंट्स ने ब्लॉक्स अलॉट किए हैं। ठीक है, कोयले घोटाले में भाजपा भी शामिल है अगर आप कहते हैं ये बात। सुप्रीम कोर्ट ने 214 ब्लॉक्स कैंसिल किए हैं। ठीक है सुलेमान जी, जो मुद्दा है 114 ब्लैक स्टेट गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे। एक मिनट सुलेमान यादव जी, झूठ बोलते हैं लोग। एक मिनट बस यादव जी, अश्विनी जी जो सवाल उठा रहे हैं कि 5 साल में आपने क्या विकास किया, तस्वीरें हमने चला दी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बस मैं लखनऊ का ही क्या विकास हुआ ये भी आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब आप सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। अगर विकास मैं मान रहा हूं कि एक चेहरा उनका आज नजर आ रहा है जो सिर्फ विकास की बातें करता है, अखिलेश यादव, लेकिन पिछले 5 साल में आपने क्या किया? अश्विनी जी को मैं कहूंगा कि ये लखनऊ घूम के देखें, वो मेट्रो जो सबसे जल्दी सबसे कम समय में बनाई गई है वो अखिलेश यादव जी द्वारा बनाई गई है। आईटीसी हब बन रहा है लखनऊ में, जिससे 75,000 नौजवानों को नौकरी मिलेगी, वो अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्रा पार्क वो अखिलेश यादव जी द्वारा बनाया गया है। यादव जी पुराने लखनऊ की क्या हाल है, जहां पर ये रोड शो हुआ वहां पर विकास कितना हुआ है ये हम सब जानते हैं। आप मेरे साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? सबको आप पूरा बोलने देते हैं। मेरी एक भी बात नहीं, मेरी हर बात में आप मुझे रोक देते हैं। आप मेरी बात तो सुनने दीजिए, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए। अब मैं बात करता हूं अश्विनी जी को, बस इतना बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो आपको आज उत्तर प्रदेश की याद आ गई। क्यों आपकी पहली लिस्ट में, क्यों पहली लिस्ट में आपकी हाईटेक सिटी बनाने वाली में उत्तर प्रदेश की एक भी सिटी नहीं थी? क्यों, अगर इतना ही प्यार आपको उत्तर प्रदेश से था तो क्यों आपने हमारा बिजली का कोटा नहीं बढ़ाया? अगर ऐसा ही आप किसानों को उत्तर प्रदेश के को मानते थे तो क्यों आपने ओलावृष्टि के समय में हमारी मदद नहीं की? मुख्यमंत्री जी ने आपको 20 और चिट्ठी लिखी, उसका एक का भी जवाब आपने नहीं दिया और आज आप किसानों की बात करते हैं। मैं रियलिटी चेक करके आया हूं। आप कैसी, अब देखिए आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। अरे भैया उपाध्याय जी आपकी सरकार ने क्या किया? राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां क्या हुआ? मैं बता दूं, प्रधानमंत्री गृह मंत्री उसी प्रदेश से हैं, वहां क्या दिया आपने? आज चुनाव के टाइम पे आप उत्तर प्रदेश का विकास जानने आ गए। बहुत अच्छी बात कही यादव जी ने। 73 सांसद हैं आपके यूपी से, 73 सांसदों की निधि, प्रोफाइल के मंत्री, यादव जी 73 सांसदों की निधि 73 की 5 करोड़ की 350 करोड़ हो गए। 2.5 साल में 1,000 करोड़ की तो निधि हो गई आपके सांसदों की, वो पैसे भी लगाए नहीं लगाए, इसी का हिसाब दे दिया। 1,000 करोड़ की निधि चली गई। इस पर हम निष्पक्ष राय ले लेते हैं, इस पर हम निष्पक्ष राय ले। अश्विनी जी जो सवाल आपने उठाया है, जो सवाल आपने उठाया है बड़ा सवाल है निश्चित तौर पर, क्योंकि विकास के नाम पर ही लड़ा जा रहा है चुनाव। पांडे जी हमारे साथ बैठे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से ही हैं। पांडे जी आप जरा बताना चाहेंगे कि जो विकास की बातें हो रही हैं, पिछले 5 साल में क्या हुआ? पिछले 5 साल में ऐसा कुछ दिखाने लायक है क्या जिसके दम पर आज जनता से वोट मांगा जा सके? पुराने लखनऊ का जिक्र हो रहा है, पुराने लखनऊ की हालत क्या है हमको आपको पता है? कितना विकास हुआ वहां का? समीर जी, हम भी कोई इलाका ना करेंगे, थोड़ा वक्त हम भी इलाका अपने नहीं, यहाँ पर रोड शो हुआ, आपके जवाब इलाके भारत की विभिन्न जगहों से। पहला एक तो हम अपने सभी राजनीतिक साथियों को बधाई दूं कि मुद्दों को भटकाने की बड़ी सफल कोशिश से करते हैं, वो भटका चुके। लेकिन मूल मुद्दा है मुलायम सिंह का बयान, उस पर कुछ बात करें। लेकिन विकास की बात हुई है तो मैं यह बतलाऊं कि मैं अभी बुंदेलखंड घूम के आया, पूर्वी उत्तर प्रदेश घूम के आया। गांव में केंद्र की सरकार भी विलेन की भूमिका में खड़ी है और प्रदेश की सरकार भी। जो विकास की बात अखिलेश सरकार के लोग करते हैं वो दिखाई पड़ रहा है, हमारे साथी गिना रहे थे। और केंद्र की जो मोदी साहब लंबे लंबे भाषण कर गए हैं, आप जाइए गांव में देखें, नोटबंदी का हो चाहे इसके सब दुष्प्रभाव दिखाई पड़े हैं।
लेकिन मुद्दा आज विकास का नहीं, मुद्दा ये है कि मुलायम सिंह ने जो बयान दिया उसका क्या है। देखिए, बिल्कुल जंग परसेप्शन के आधार पर जीता जाता है। एक परसेप्शन ये बन रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को कौन रोक पाएगा। अखिलेश न अपना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं कांग्रेस को, न कांग्रेस अपना वोट। पिछले आंकड़े गवाह हैं कि सपा 224 सीट पाई थी, लेकिन 13 सीटों पे उसके खाते नहीं खुले। कांग्रेस के 51 जिलों में खाते नहीं खुले हैं। इन्हें उन भाजपा से लड़ना है जो भाजपा 200 से ज्यादा जमानत जब्त हो गई है। एक कुल 50 के नीचे थे। एक परसेप्शन बन गया है भाजपा भाजपा भाजपा, तो सारे लोग खौफ में आ गए हैं। अरे भाजपा लगातार वोट परसेंटेज गिरे हैं, 15% वोट है और 50। इन लोगों ने भाजपा का परसेप्शन खुद बना दिया है, कांग्रेस ने, सपा ने, वरना लड़ने में। अब एक परसेप्शन बन रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देने के लिए एक जो मोर्चा बन रहा है, अगर जयंत भी वहां खड़े होते तो वोट भले में एक परसेप्शन बनता। मुलायम सिंह का यह बयान उस परसेप्शन को आहत कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह जाएंगे नहीं, मुलायम सिंह प्रचार भी करेंगे। अभी वो दबाव बना रहे हैं ताकि नारद राय चले गए बसपा में, अंबिका चौधरी चले गए बसपा में, कुछ और लोग जाने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुलायम पर दबाव बने, कांग्रेस मोर्चे पर दबाव बने, कुछ लोगों की सीटें बच जाए, वैसे वो प्रचार भी करेंगे। इसका नुकसान बहुत हुआ है। प्रोफेसर देवराज सिंह, क्या आप ये मानते हैं कि मुलायम सिंह यादव की ये सब दबाव की अभी राजनीति कर रहे हैं, प्रेशर टैक्टिक्स है, मना लिया जाएगा उन्हें अल्टीमेटली, या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसा डेंट कर दिया उन्होंने अपने बयानों के जरिए जिसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा अखिलेश यादव को? देखिए, शुरुआत से हम 2 महीने से यही घटना इस तरह की देख रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान हो रहा है। पहले भी लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी थी। पहले ही दो अध्यक्ष बन चुके थे समाजवादी पार्टी के, तो अभी भी ये डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इनमें जो आम सहमति बन जाती है, मुझे नहीं लग रहा है कि मुलायम सिंह उस पर अड़े रहेंगे, क्योंकि फिर वो उस पर पीछे हटेंगे जो अभी तक की जो स्थिति रही है। तो इसमें जो स्थिति है, फिर मतलब अगर पीछे हटना होता तो क्या इतना बड़ा बयान दे देते कि निर्दलीय लड़ो 105 सीटों पर, नहीं हो तो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ लो? देखिए, इतना बड़ा बयान, देखिए दूसरे दिन बदल सकता है ना ये बयान। पहले डिक्लेयर हो चुके थे सीटें, 2 लिस्ट आ चुकी थी, कैंडिडेटों के नाम डिक्लेयर हो चुके थे, तो ये कब कुछ भी हो सकता है। तो ये वक्त, और फिर स्पोक्स पर्सन भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि बदल सकता है, ये स्थिति कोई स्थायी नहीं है। तो इसमें वर्तमान स्थिति में अगर इस तरह से होता है तो फिर ये फायदा इन पार्टियों को, दूसरी पार्टियां हैं उनको फायदा होता हुआ दिखेगा अगर ये कैंडिडेट खड़े करते हैं तो। जी अनिल यादव जी, कैसे इससे निपटेंगे, कैसे आप? मैं एक बात मैंने पहले ही बताया, शुरू में ही बताया कि ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं जिसे आप बना रहे हैं। आज मुद्दे और हैं। ये मुद्दा हम नहीं बना रहे, ये मुद्दा मुलायम सिंह यादव खुद बना रहे हैं। ये बात क्यों नहीं समझ रहे आप? समीर जी, आप एक बात बताइए, आप नहीं बना रहे, किसी के बीच में बोले आप? ये मुद्दा हम नहीं बना रहे, आप गलत बात कर रहे हैं ना। ये मुद्दा मुलायम सिंह यादव खुद बना रहे हैं। नहीं, अगर कोई समाजवादी पार्टी से नाराजगी है तो मैं माफी मांग लेता हूं आपसे, पर कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। ये तो सारी ही पार्टियों के प्रवक्ता जो है ना मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप हमसे नाराज क्यों हैं, क्योंकि तल्ख सवाल, यादव जी तल्ख सवाल सबको बुरे लगते हैं, आप उन सवालों से बचना चाहते हैं। सुलेमान भाई ने कोई बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कोई बात की, आपने उन्हें इतना टाइम दिया, और भाजपा के प्रवक्ता को तो आपने सारा ही समय दे दिया। उसके बाद अब मैं जब बात शुरू करता हूं आप मेरी बात काट देते हैं। अच्छा, मुझे लगता है अश्विनी जी की बात बल्कि पूरी नहीं हो पाई, आप लोगों ने सबकी बात पूरी बताया। अश्विनी जी मुस्कुरा रहे हैं, तक बुंदेलखंड तक बताया, जबकि कोई बात ही नहीं थी वहां पे। जब आप इनसे सांप्रदायिकता की कोई बात, इनके नेताओं के बयान की कोई बात पूछते हैं तो ये चुप लगा जाते हैं। क्यों नहीं ये मानते कि हाँ हमारे लोगों ने ही बयान दिया था, रामदास। अश्विनी जी, मुसलमान भारत का बयान दिया था, क्यों नहीं मानते इन सब बातों को? मैं एक बात आपको याद दहानी करा दूं, इस डिबेट की बड़ी इंपॉर्टेंट। 105 कैंडिडेट की आप बात करते हैं, 2 फेज की मुजफ्फरनगर के दंगे में आजम खान को इन्होंने पकड़ा क्या? 105 सीटों में मुजफ्फरनगर के दंगे को किसने पकड़ा? ये मुलायम सिंह यादव को नहीं पता, अभी मुझे याद आ रहा है, कहना चाह रहे हैं कि मुलायम को नहीं पता। आप मुझे एक बात बताइए, आपने चलाया 105 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे भाई, 30 तारीख हमने बयान चलाया मुलायम सिंह यादव का, 50-60 सीटें तो यही खत्म हो गई। चलिए ठीक है, अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। अश्विनी जी, आपसे मैंने एक सवाल किया था, क्योंकि लगातार ये जो गठबंधन हुआ है ये सांप्रदायिकता के विरोध के नाम पर हुआ है कि सांप्रदायिक ताकतों को नहीं आने देंगे।
लेकिन इसका जवाब किस तरह से दिया जा रहा है? सुरेश राणा आपके विधायक क्या बयान दे रहे हैं कि उन पर एफआईआर दर्ज करनी पड़ रही है, लोगों को बांटने का काम वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी तो कुछ कार्रवाई कीजिए ना। हाँ, मैं आपको कहता हूं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक वो कहते नहीं झूठ, ये लगातार आजादी के बाद एक झूठ बोलने अश्विनी जी से लगता है हमारा संपर्क कट गया है। अश्विनी जी से हमारा संपर्क कट गया है। सपा, ब से बसपा और कांग्रेस, का से कांग्रेस जी, इन तीनों का सफाया हो। हाँ, हेलो जी अश्विनी जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए आ गई आवाज आपकी। हाँ, मैं कह रहा हूं अगर हम भाजपा के किसी नेता ने कोई गैर कानूनी बयान दिया है, सपा की सरकार है, सपा की पुलिस है, और मैं आपको बता दूं इस पुलिस में भी 50% एक ही जाति के लोग हैं, एक ही जाति के सारे एसओ हैं, एक ही जाति के सारे पुलिस कप्तान हैं। ये क्यों नहीं कार्रवाई करते? मैं चुनौती देता हूं कार्रवाई। तो इलेक्शन कमिशन देखेगा ना। कहता हूं भैया, वो जो 500 परिवार कैराना से गए थे, जी, लेकिन आप मानते हैं कि ये मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों को टिकट देकर गलती आपसे भी हुई है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम तो शुरू से कह रहे थे सीबीआई जांच होनी चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई जांच होनी चाहिए मुजफ्फरनगर दंगे की। यूपी सरकार ने नहीं कराया। हम तो मथुरा में जो जवाहर बाग कांड हुआ उसकी सीबीआई जांच के लिए, समीर आपको पता होगा, मैं दिल्ली से जाता हूं, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट कैंडिडेट उसकी सीबीआई जांच की आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जो मोदी जी का भ्रष्टाचार पकड़ गए उसकी भी सीबीआई जांच करा दी है ना। नहीं, आदित्य बिरला नहीं, ये खनन घोटाले की जांच करवा रहे हैं, न मुजफ्फरनगर दंगे की डायरी पकड़ी, क्या आप आरोपों को खारिज मानते हैं? की जांच कराते हैं क्योंकि बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है संगीत सोम के खिलाफ, सुरेश राणा के खिलाफ। अगर आप गलत मानते हैं उन्हें, तो क्यों ना आप उन्हें पार्टी से क्यों ना निकाल दें? बताइए, अगर गलत मान रहे हैं तो क्या कार्रवाई आप करेंगे? सुन लिया जी। समीर, एक एग्जांपल सुनिए, मैं आपको बताता हूं। प्रतापगढ़ के कुंडा में 3 बीघे के झगड़े में 3 लोग मारे गए थे। अब देखिए, अब आप बताइए, पूछा गया सुरेश राणा ये कह रहे हैं प्रतापगढ़ के कुंडा, ये क्या हम लोगों की आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही शायद? अश्विनी जी, आप भी वही कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले अनिल यादव कर रहे थे, वो भी सवालों से बच रहे थे, आप भी बच रहे हैं। मुझे तो आप टारगेट करेंगे, मैंने मान लिया है। मथुरा में पहली 5 मिनट में मुझे समझ आ गया कि यहाँ मुझे तो टारगेट किया ही जाएगा। ठीक है, नहीं ऐसी आप गलतफहमी ना पालें बिल्कुल। आखिर प्रतापगढ़ में जियाउल हक वाले मामले में सीबीआई जांच हुई, तो मथुरा में एक एसपी मारा गया, उसकी सुरेश राणा की बात हो रही है, फिर रह गई बात, फिर रह गई। ठीक है, यादव जी आप इस बात का जवाब, वो कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच की मांग की, तो आपने इनकार क्यों कर दिया? सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? वरना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि भाई मथुरा कांड के पीछे कौन था, मुजफ्फरनगर दंगों के पीछे कौन था, और ये आरोप भी ना लगते। आज देखिए, प्रदेश सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो की है, और उसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है। पर मैं अपने जो भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आप मुझे हर बार टोक देते हैं। आपने एक बार भी इनसे नहीं कहा कि जो एक भी बार हम इतना जानना चाहते हैं कि इन्होंने इनके प्रत्याशी ने, सुरेश राणा जी ने ये बयान दिया, तो ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं उस पर? या तो ये बयान को सही मानते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून अपना काम करेगा, पुलिस आपकी नहीं, हमने तो एफआईआर लॉन्च की है ना। मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो कानून तो अपना काम करेगा, कानून करेगा काम। पर ये बता दीजिए कि अगर आप सही मानते हैं तो कोई बात नहीं, और गलत मानते हैं तो क्या कार्रवाई आप इनके ऊपर करेंगे? इतना सा मेरा सवाल है। अब ये से कभी कुंडा ले जाते हैं सवाल को, कभी ये जवाहर बाग ले जाते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं, मुलायम सिंह यादव के जो बयान है वो कुल मिलाकर ये तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं इस पूरे गठबंधन की जो इमेज है उसको डेंट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पहले वो कहते हैं कि अखिलेश यादव एंटी मुस्लिम है, उसके बाद अब इस तरह का बयान, कहीं ना कहीं डेंट तो हो रहा है ना, ये बात तो मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मैं ये समझता हूं कि जो इस टाइम एक वेव चल रही है समाजवादी और कांग्रेस अलायंस की, यूं कहिए कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने जो इतना बेहतरीन अलायंस करा है, इसकी जो एक हवा चल रही है, एक आंधी चल रही है, उस आंधी के आगे अब मैं नहीं समझता कि कोई सवाल बचा है। और डेंट तो छोड़ दिया जाएगा नहीं, कोई नहीं, अब कोई लड़ाई बची नहीं है इस अलायंस के बाद। और
ये आप कह रहे थे 105 सीटें, तीसरे फेज का नॉमिनेशन कल लास्ट डेट है, मैंने अभी चेक किया 31 जनवरी। तो 105 सीटें नहीं है, पहले तो ये मामला कुछ है ही नहीं। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि नहीं कर पाया है, वो दूसरे तरीके से डेंट पहुंचाएगा ना फिर आपके उम्मीदवारों को। नहीं ऐसा अगर मुलायम सिंह यादव उन्हें इसी तरह से इंस्टिगेट करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। और विद टाइम बीइंग और भी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, कब तक मना लेंगे आप मुलायम सिंह यादव को? कब तक मना लेंगे? नहीं देखिए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मेरी पार्टी के लीडर मुलायम सिंह यादव जी को मनाने नहीं जाएंगे। पहले जिम्मेदारी अखिलेेश यादव जी की, और उन्होंने एश्योर किया है आज कि वो हमारा कैंपेन करेंगे और उनका आशीर्वाद हमारे साथ। बहुत 10 सेकंड बचा है हमारे पास। कब तक मना लेंगे आप मुलायम सिंह यादव को कि ऐसे बयानात बंद हो जाएंगे उनकी तरफ से, वो कहेंगे कि हाँ आशीर्वाद है वाकई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और सभी चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं लास्ट चीज ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है, और वो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की ही सरकार बनेगी और 300 से अधिक सीटें हम जीत रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। अश्विनी उपाध्याय साहब, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, अनिल यादव जी, प्रोफेसर देवराज सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पांडे जी भी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव की नाराजगी को जल्द से जल्द दूर कर लिया जाएगा और उनका आशीर्वाद इस गठबंधन पर रहेगा। आगे ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस शो में मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शब बखैर।